क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बिना कुछ कहे आपकी सोच को बदल सकता है? क्या ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के लिए हाँ कह दिया, लेकिन बाद में समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों किया? अगर हाँ, तो आप पहले ही डार्क साइकोलॉजी का शिकार हो चुके हैं। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा मानसिक खेल जिसमें लोग आपकी भावनाओं, फैसलों और सोच को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं और आपको इसका पता भी नहीं चलता। यह सिर्फ मूवीज में नहीं होता, बल्कि आपकी असली जिंदगी में भी, ऑफिस में, रिश्तों में, सोशल मीडिया पर, हर जगह। आज हम बात करेंगे एमी ब्राउन की किताब डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन के बारे में। इसमें उन छिपे हुए मानसिक ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज का खुलासा किया गया है जिन्हें लोग आपको मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, कैसे बचें? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम न सिर्फ इस खेल को समझेंगे बल्कि इसे हराने के तरीके भी सीखेंगे। पॉइंट 1, डार्क साइकोलॉजी क्या है? डार्क साइकोलॉजी वह कला है जिससे लोग आपकी भावनाओं और फैसलों को बिना बताए कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोग इसे पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ इसे अपने स्वार्थ के लिए एक खतरनाक हथियार बना लेते हैं। सोचिए, अगर कोई ऐसा शख्स मिले जो बिना कुछ कहे माहौल पर हावी हो जाए, जिसकी बातें सुनकर लोग खुद ब खुद उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं। ऐसे लोग कोई जादू नहीं कर रहे होते, बल्कि वे डार्क साइकोलॉजी की स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप मैनिपुलेट हो रहे हैं। आपको लगता है कि आपके फैसले आपके खुद के हैं, लेकिन असल में वे किसी और के द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। डार्क साइकोलॉजी के पीछे मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और व्यवहारिक पैटर्न का गहरा अध्ययन होता है। कई सेल्समैन, नेता, बॉस और रिश्तों में हावी रहने वाले लोग इसे बखूबी इस्तेमाल करते हैं। वे आपकी जरूरतों, डर और इच्छाओं को समझकर आपकी सोच को मोड़ सकते हैं। कभी कभी यह बेहद सूक्ष्म रूप से होता है, जिससे बचना और भी मुश्किल हो जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके लोग दूसरों से पैसा, ध्यान, समय और यहां तक कि उनका आत्मसम्मान भी छीन सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी का मकसद मन और भावनाओं पर नियंत्रण पाना होता है, ताकि सामने वाला व्यक्ति बिना सवाल किए उनके अनुसार चले। एक साधारण उदाहरण, जब कोई आपको अपनी किसी प्रोडक्ट की जरूरत महसूस करवा दे जो असल में आपको चाहिए ही नहीं थी, या जब कोई आपको यह सोचने पर मजबूर कर दे कि आप किसी चीज के बिना अधूरे हैं। यह सब मानसिक चालें हैं जो हमारे दिमाग के अवचेतन स्तर पर काम करती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इन पैटर्न्स को समझें और इनके शिकार होने से खुद को बचाएं। अब सवाल उठता है, डार्क साइकोलॉजी को लोग किन हथियारों से इस्तेमाल करते हैं? आइए अगला अध्याय देखते हैं। पॉइंट 2, मैनिपुलेशन के खतरनाक हथियार। डार्क साइकोलॉजी में कई तरीके होते हैं जिनसे लोग दूसरों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये तरीके इतने प्रभावी होते हैं कि कई बार व्यक्ति को खुद भी नहीं पता चलता कि वह इनके प्रभाव में है। B1, इमोशनल मिररिंग। इमोशनल मिररिंग, जब कोई व्यक्ति आपके हाव भाव, बोलने का अंदाज और आपकी भावनाओं को कॉपी करता है, तो आपका अवचेतन मन उसे अपने जैसा मानने लगता है। यहीं से मैनिपुलेशन की शुरुआत होती है। मिररिंग एक प्राकृतिक व्यवहार है, लेकिन जब इसे जानबूझकर इस्तेमाल किया जाता है, तो यह सामने वाले के दिमाग में भरोसे का भ्रम पैदा करता है। आपको लगता है कि सामने वाला आपको समझता है, लेकिन असल में वह आपकी भावनाओं से खेल रहा होता है। 2, डर का खेल। फियर बेस्ड कंट्रोल। इंसान का दिमाग डर से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। मैनिपुलेटर इस डर को भड़काकर आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें नुकसान होगा। यही डर आपको उनके कंट्रोल में ले आता है। डर का इस्तेमाल राजनीति, मीडिया, बिजनेस और रिश्तों में खूब किया जाता है। कई कंपनियां अपने विज्ञापनों में यह संदेश देती हैं कि अगर आपने यह प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो आपकी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। रिश्तों में यह डर कुछ इस तरह काम करता है, अगर तुम मुझसे अलग हो गए तो तुम्हें कोई और पसंद नहीं करेगा। तीसरी, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग, अगर कोई आपको बार बार यह महसूस कराए कि तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हें सब गलत लग रहा है, तो धीरे धीरे आप खुद पर ही शक करने लगते हैं। यही गैस लाइटिंग है, एक मानसिक जाल जिससे बचना बेहद जरूरी है। गैस लाइटिंग का मकसद आपको अपने फैसलों और यादों पर शक करना सिखाना है, ताकि आप पूरी तरह से मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाएं। 4, गिल्ट ट्रिपिंग। गिल्ट ट्रिपिंग, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका मतलब तुम्हें मेरी परवाह नहीं।
ऐसी बातें सुनकर आपको अपराध बोध, गिल्ट महसूस होता है और आप उनके हिसाब से चलने लगते हैं। मैनिपुलेटिव लोग इस हथियार का इस्तेमाल करके आपको अपने अनुसार काम करवाते हैं, भले ही वह आपके हित में न हो। इसके अलावा साइलेंट ट्रीटमेंट, नकली प्रशंसा और माइंड गेम्स भी डार्क साइकोलॉजी के बड़े हथियार हैं। इनसे बचना जरूरी है। पॉइंट 3, कैसे बचें? अब सबसे अहम सवाल, इन चालों से खुद को बचाएं कैसे? सचेत रहें। अगर कोई आपके इमोशंस या डर के साथ खेल रहा है तो अलर्ट हो जाएं। अपने फैसलों को खुद समझें, किसी दबाव में आकर कोई निर्णय न लें। अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाएं, मेडिटेशन करें, आत्मविश्वास बढ़ाएं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। ना कहना सीखें, हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। अगर कुछ गलत लग रहा है तो मना करें। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। मैनिपुलेशन तब सफल होता है जब आप खुद को कमजोर समझते हैं। लोगों की भाषा से ज्यादा उनके इरादों को समझें। अगर कोई बार बार आपको गिल्ट ट्रिप कर रहा है तो सतर्क हो जाएं। असली और नकली प्रशंसा में फर्क करें। कुछ लोग तारीफ करके आपको प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन उनके इरादे स्वार्थी हो सकते हैं। अपनी यादों और अनुभवों पर भरोसा रखें। अगर कोई बार बार आपको यह कहे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तो सोचिए, कहीं आपको गैस लाइटिंग का शिकार तो नहीं बनाया जा रहा। स्वतंत्र सोच विकसित करें। बिना जांच पड़ताल के किसी की बातों को सच न माने। ज्यादा आत्मनिर्भर बने। जब आप किसी पर बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं तो मैनिपुलेशन का शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है। डार्क साइकोलॉजी एक छिपा हुआ खेल है जिसमें केवल वे लोग जीतते हैं जो इस खेल को पहचानना और इससे बचना सीख जाते हैं। तो खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाइए और किसी को भी अपनी सोच पर हावी मत होने दीजिए। अंतिम संदेश, खुद को बचाने की ताकत आपके अंदर है। डार्क साइकोलॉजी का खेल उन लोगों के लिए आसान होता है जो अपनी मानसिकता को नियंत्रित नहीं कर पाते। अगर आप सच में इससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है। जब तक आप अपने डर, असुरक्षाएं और कमजोरियों को नहीं पहचानेंगे, तब तक कोई ना कोई आपको आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। डार्क साइकोलॉजी के हमले आपके आत्मसम्मान पर होते हैं। यह आपके विचारों, भावनाओं और निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो कोई भी आपको अपनी चालों में नहीं फंसा सकता। सबसे जरूरी बात, खुद से सवाल करना सीखें। अगर कोई आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है तो सोचें, क्या यह इंसान सच में मेरा भला चाहता है या सिर्फ मुझसे कुछ पाना चाहता है? क्या मैं अपने फैसले खुद ले रहा हूं या किसी और के दबाव में? क्या मैं किसी के डर या अपराध बोध में आकर कोई निर्णय ले रहा हूं? अगर इन सवालों के जवाब आपको सही नहीं लगते तो सतर्क हो जाइए। कैसे रहें मानसिक रूप से मजबूत? अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कोई भी आपकी भावनाओं का फायदा तभी उठा सकता है जब आप खुद उन्हें समझ नहीं रहे हों। सोशल मीडिया और बाहरी प्रभावों से बचें। बहुत से लोग आपकी सोच को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, इसलिए जो भी जानकारी मिले उसे तर्क के आधार पर परखें। ध्यान और आत्मचिंतन करें। जब आप खुद को अच्छी तरह समझेंगे तो कोई और आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। सीमाएं तय करें। किसी को भी अपनी ऊर्जा और आत्मसम्मान को गिराने न दें। सकारात्मक और स्वतंत्र सोच विकसित करें। किसी की बातों को बिना सोचे समझे सच मत मानिए। याद रखें, आप अपनी सोच के मालिक हैं। कोई भी व्यक्ति या समाज आपको तब तक प्रभावित नहीं कर सकता जब तक आप खुद उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा हथियार है जो केवल कमजोर मन के लोगों पर असर करता है। अगर आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। इसलिए खुद पर काम करें, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और अपनी सोच को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी आपको मैनिपुलेट ना कर सके। आपका जीवन आपके हाथ में है, इसे किसी और के नियंत्रण में मत जाने दीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह आपके अपने विचारों का ही प्रतिबिंब है? जो कुछ भी आप आज देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वह आपके अवचेतन मन की गहराइयों में पहले से ही मौजूद था। आप जो कुछ भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वह धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाता है। अगर आप इस सच्चाई को समझ लें तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, और इसे बदलने के लिए आपको बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर झांकना होगा। आपका अवचेतन मन एक विशाल ऊर्जा स्रोत है जो हर समय आपके जीवन की दिशा तय कर रहा है। इसे आप जागरूक रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन इसे सही तरीके से प्रोग्राम जरूर कर सकते हैं। अवचेतन मन के पास अपार शक्ति होती है,
लेकिन यह तर्क नहीं करता। यह वही ग्रहण करता है जो बार बार दोहराया जाता है। जो बातें आप अपने बारे में लगातार सोचते हैं, जो विश्वास आपने पाल रखे हैं, वही आपके जीवन की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे एक आदेश की तरह लेता है और आपकी वास्तविकता को उसी के अनुसार ढालता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं मैं योग्य हूं, मैं सफल हूं, मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखता हूं, तो यह नया संदेश आपके अवचेतन मन में गहराई तक उतरने लगता है। अब सवाल यह है कि अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम किया जाए। पहला तरीका है सकारात्मक पुष्टि, यानी पॉजिटिव एफर्मेशंस। जब आप हर दिन खुद से मजबूत और प्रेरणादायक बातें कहते हैं, तो वे धीरे धीरे आपके अवचेतन में समा जाती हैं। लेकिन सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं होगा, आपको इन्हें भावनाओं के साथ महसूस भी करना होगा। जब आप गहराई से विश्वास करते हैं कि आप सक्षम हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुरूप आपकी वास्तविकता को बदलना शुरू कर देता है। दूसरा तरीका है कल्पना, यानी विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका हो। अगर आप एक बड़ी सफलता चाहते हैं, तो खुद को पहले से ही सफल महसूस करें। आंखें बंद करें और उस क्षण की कल्पना करें जब आपकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। जितना अधिक आप इस भावना को महसूस करेंगे, उतनी ही तेजी से आपका अवचेतन मन इसे साकार करने में लग जाएगा। तीसरा तरीका है गहरी शांति, यानी ध्यान। ध्यान अवचेतन मन के साथ सीधा संपर्क बनाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं, तो आपका अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यही वह समय होता है जब आप उसमें नए विचारों और सकारात्मक विश्वासों को बो सकते हैं। जब आप रोज कुछ समय निकालकर अपने भीतर झांकेंगे, तो आपको खुद में एक गहरा बदलाव महसूस होगा। आपकी वास्तविकता बदलना कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है, और यह विज्ञान अवचेतन मन की शक्ति पर आधारित है। अगर आप अपने विचारों को बदलते हैं, तो आपकी दुनिया भी बदल जाती है। लेकिन इसके लिए निरंतरता चाहिए। एक दिन सकारात्मक सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे अपनी आदत बनाना होगा। आपको हर दिन अपने अवचेतन मन को सही दिशा में निर्देशित करना होगा। हर महान व्यक्ति जिसने अपने जीवन में असाधारण ऊंचाइयां हासिल की हैं, उसने अवचेतन मन की शक्ति को समझा और उसका सही उपयोग किया। चाहे वह थॉमस एडिसन हो, एल्बर्ट आइंस्टीन हो, या फिर स्टीव जॉब्स, सभी ने पहले अपनी सोच को बदला, फिर दुनिया को। और यही नियम आपके लिए भी लागू होता है। आप जो भी बनना चाहते हैं, वह पहले आपके मन में बनेगा, फिर आपकी वास्तविकता में। इसीलिए अभी से अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करें। निगेटिव सोच को पकड़ें और उसे तुरंत सकारात्मक से बदल दें। खुद से ऊंचे स्तर पर बात करें। जो भी आप अपने अवचेतन मन में डालेंगे, वही बाहर आएगा। यह नियम अटल है, अडिग है। आप इसे बदल नहीं सकते, लेकिन इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। याद रखें, आपकी वर्तमान जिंदगी आपके पुराने विचारों और विश्वासों का परिणाम है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपका भविष्य पूरी तरह आपके नए विचारों और विश्वासों पर निर्भर करता है। अगर आप अभी से इसे बदलना शुरू कर दें, तो कुछ ही समय में आप वह व्यक्ति बन सकते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। आपकी वास्तविकता आपके हाथ में है। इसे बदलने की ताकत आपके अंदर है। अवचेतन मन आपकी हर बात सुन रहा है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उसे क्या आदेश देते हैं। हेलो दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में वो बदलाव नहीं आ रहे जिनकी आपको सच में जरूरत है? आप सोचते हैं कि एक दिन कोई बड़ा सपना पूरा करेंगे, अपनी पूरी जिंदगी बदल डालेंगे, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है कि आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। आप कोशिश करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, खुद से वादे करते हैं कि इस बार तो जरूर बदलूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? असल में हमारी जिंदगी का लगभग 55% हिस्सा हमारी आदतों से बनता है। हम हर दिन वही दोहराते हैं जो हमारी आदतें हमें सिखा चुकी हैं, और ये आदतें इतनी छोटी और गुप्त होती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि वे हमें आगे बढ़ा रही हैं या पीछे खींच रही हैं। द पावर ऑफ हैबिट किताब में चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि अगर हम अपनी आदतों को समझ लें और उन्हें सही दिशा में बदलना सीख लें, तो हम अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत बना लें, रोज थोड़ा थोड़ा सेव करना शुरू करें, या फिर टाल मटोल छोड़कर अपने गोल्स पर फोकस करने की आदत डाल लें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। लेकिन असली सवाल यह है कि हम अपनी बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं और अच्छी आदतों को कैसे अपनाएं। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए,
क्योंकि हम इस पावरफुल बुक की पूरी समरी आपको बेहद आसान और स्पष्ट भाषा में समझाने वाले हैं, ताकि आप इसे तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। तो क्या आप तैयार हैं अपनी बुरी आदतों को छोड़कर नई पॉजिटिव आदतों की ओर बढ़ने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हो सकता है ये वीडियो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल दे। चैप्टर 1, आदतों का लूप। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में कुछ चीजें बार बार क्यों होती हैं? सुबह उठते ही फोन चेक करना, बिना सोचे समझे चाय बना लेना, और कुछ आदतें इतनी गहरी हो जाती हैं कि उन्हें बदलना नामुमकिन सा लगने लगता है। एक दिन की बात है, मार्क नाम का एक व्यक्ति अपने ऑफिस जा रहा था। जैसा वो रोज करता था, उसने वही रास्ता लिया, उसी कॉफी शॉप पर रुका, वही कॉफी ऑर्डर की और ऑफिस की तरफ बढ़ गया। ये सब इतना रूटीन बन चुका था कि उसने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब वो कॉफी लेने जेब में हाथ डालता है, तो उसे एहसास होता है कि उसका वॉलेट घर पर रह गया है। वो ठहर जाता है, सोच में पड़ जाता है। क्या उसे वाकई कॉफी चाहिए थी, या ये बस एक आदत बन चुकी थी? यही है आदतों की असली ताकत। वे बिना पूछे, बिना बताए हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती हैं। चार्ल्स डुहिक कहते हैं कि हर आदत एक लूप में चलती है। क्यू संकेत, रूटीन रूटीन, रिवॉर्ड इनाम, इसे ही हैबिट लूप कहा जाता है। जब कोई संकेत, जैसे कि एक महक, एक माहौल, एक समय हमें ट्रिगर करता है, तो हम अनजाने में एक तयशुदा रूटीन को फॉलो करते हैं, और बदले में हमें एक इनाम मिलता है, जिससे दिमाग उस आदत को और मजबूत बना देता है। मार्क के केस में कॉफी शॉप की खुशबू और रूट की दोहराव वही संकेत थे। कॉफी लेना उसकी रूटीन थी, और उस पहली चुस्की की ताजगी और संतुष्टि उसका रिवॉर्ड था। हमारे दिमाग का एक हिस्सा, बेसल गैंग्लिया, इन आदतों को कंट्रोल करता है। जब कोई काम बार बार किया जाता है, तो हमारा दिमाग उसे ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है, ताकि हमें बार बार सोचना न पड़े। यह सुविधा देता है, लेकिन नुकसान भी कर सकता है। एक दिन मार्क ने एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। वो रोज की तरह उसी रास्ते पर गया, लेकिन इस बार उसने तय किया कि वह कॉफी शॉप के पास से तो गुजरेगा, लेकिन रुकेगा नहीं। कॉफी की खुशबू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को संभाला। शुरुआत में उसे अजीब लगा, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी यह आदत कमजोर पड़ने लगी। यही साबित करता है कि आदतें बदली जा सकती हैं, अगर हम उनका लूप समझ जाएं। जब भी आप कोई आदत बदलना चाहते हैं, तो संकेत और इनाम को वैसा ही रखें, बस रूटीन को बदल दीजिए। मार्क ने यही किया। उसने वही संकेत रखे, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया बदल दी। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सी आदतें हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं? क्या आप भी इसी लूप में फंसे हुए हैं? क्या आप बिना भूख के ही स्नैक्स खाते हैं? क्या आप मोबाइल पर स्क्रॉल करते करते घंटों बर्बाद कर देते हैं, या फिर बिना जरूरत के शॉपिंग कर लेते हैं? यह सब कुछ हमारी आदतों के लूप का हिस्सा होता है। अच्छी बात यह है कि अगर हम इस लूप को समझ लें, तो हम इसे बदल भी सकते हैं। जब अगली बार आप किसी आदत को बदलना चाहें, तो खुद से 3 सवाल पूछें। इस आदत का ट्रिगर, क्लू क्या है? इसकी रूटीन क्या है? और मैं किस इनाम, रिवॉर्ड की तलाश में हूं? अगर आप इस पैटर्न को पहचान लेते हैं, तो किसी भी आदत को तोड़ना आपके लिए कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। चैप्टर 2, इच्छा शक्ति की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालातों में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं, जबकि बाकी लोग बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं? क्यों कोई सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज कर लेता है और दूसरा बार बार अलार्म स्नूज करता रहता है? इसका जवाब है इच्छा शक्ति, यानी विल पावर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक होनहार छात्रा अनीता क्लास में हमेशा टॉप करती थी, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी। वह किसी भी चीज को लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाती थी। नई शुरुआत करते वक्त उसमें भरपूर जोश होता, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका मोटिवेशन खत्म हो जाता। उसने कई बार जल्दी उठने, हेल्दी खाने और सोशल मीडिया कम करने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय बाद वह फिर अपनी पुरानी आदतों में लौट जाती। एक दिन उसके प्रोफेसर ने उससे कहा, इच्छा शक्ति कोई जन्मजात टैलेंट नहीं होती, ये एक मांसपेशी की तरह होती है। अगर इसे रोज ट्रेंड किया जाए तो यह मजबूत बनती है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। अनीता उलझन में थी, इच्छा शक्ति को ट्रेन कैसे करें? तब प्रोफेसर ने उसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने को कहा। हर दिन सिर्फ एक छोटी चीज पर कंट्रोल रखो, किसी बड़ी आदत को बदलने की कोशिश मत करो। बस एक आसान सी आदत चुनो और उसे हर हाल में पूरा करो। अनीता ने तय किया कि वह हर दिन उठकर अपने बेड को सही तरीके से लगाएगी। यह काम बेहद छोटा था,
लेकिन उसने इसे पूरी ईमानदारी से निभाना शुरू किया। शुरुआत में यह बोरिंग लगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसका दिमाग इसे एक जरूरी काम की तरह देखने लगा। धीरे धीरे वह दूसरी चीजों पर भी बेहतर कंट्रोल करने लगी। अब वह पढ़ाई में ज्यादा फोकस कर पा रही थी, जंक फूड से बच रही थी और सोशल मीडिया पर समय भी कम बर्बाद कर रही थी। लेखक चार्ल्स डुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में कहते हैं कि इच्छा शक्ति एक कीस्टोन हैबिट है, यानी एक ऐसी आदत जो हमारी बाकी आदतों को भी प्रभावित करती है। अगर आप इसे एक छोटे से काम से भी मजबूत बना लें, तो यह आपके पूरे जीवन में गहरा बदलाव ला सकती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया मशहूर मार्शमैलो टेस्ट यही दिखाता है। इसमें बच्चों के सामने एक मार्शमैलो रखा गया और कहा गया, या तो अभी खा लो या 15 मिनट इंतजार करो और 2 मार्शमैलो पाओ। कुछ बच्चों ने तुरंत खा लिया, जबकि कुछ ने खुद को रोके रखा। सालों बाद रिसर्च में यह सामने आया कि जो बच्चे इंतजार कर सके वे जीवन में ज्यादा सफल रहे। इससे पता चलता है, इच्छा शक्ति ही वो शक्ति है जो सफलता और असफलता के बीच का फर्क तय करती है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी इच्छा शक्ति को कंट्रोल करता है। जब हम खुद को अनुशासित रखते हैं, यह हिस्सा और मजबूत होता जाता है। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को मांसपेशी की तरह ट्रेन करना चाहते हैं, तो छोटी छोटी जीतें हासिल करें, स्मॉल विंस। सुबह समय पर उठना, मीठे से बचना या बेवजह फोन चेक न करना, ये सब छोटे कदम आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं। अब सोचिए, क्या आप अपने जीवन में कोई एक आसान सी आदत सुधार सकते हैं? अगर हाँ, तो आज से ही उस पर काम शुरू कीजिए, क्योंकि इच्छा शक्ति ही वो जादुई शक्ति है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। चैप्टर 3, सुनियोजित आदतें। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोगों की जिंदगी कितनी ऑर्गेनाइज्ड लगती है? वे समय के पाबंद होते हैं, अपने लक्ष्य पूरे करते हैं और अक्सर तनाव मुक्त दिखते हैं। ऐसा लगता है मानो उनकी जिंदगी किसी प्लान के मुताबिक चल रही हो। लेकिन यह जादू से नहीं होता, इसके पीछे होती हैं सुनियोजित आदतें। अनुज एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। नौकरी अच्छी थी, लेकिन उसकी दिनचर्या बेतरतीब थी। वह सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करने लगता, ब्रेकफास्ट स्किप कर देता, ऑफिस देर से पहुंचता और पूरे दिन स्ट्रेस में रहता। उसे लगता था वह बहुत बिजी है, लेकिन दिन के अंत में उसे महसूस होता कि उसने कुछ खास नहीं किया। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा। एक दिन उसकी टीम लीडर ने उसे बुलाकर कहा, अनुज, तुम मेहनती हो, लेकिन तुम्हारी बेतरतीब आदतें तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही। तुम्हें अपने दिन को प्लान करना सीखना होगा। शुरुआत में अनुज को समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने खुद पर ध्यान दिया तो उसे एहसास हुआ वह दिन भर बिना किसी स्ट्रक्चर के काम कर रहा है। जरूरी और गैर जरूरी कामों में फर्क किए बिना हर चीज में उलझा रहता था। यही वजह थी कि वह थका हुआ तो रहता, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी गिरती जा रही थी। उस दिन अनुज ने एक फैसला लिया। अब वह अपने दिन को प्लान करेगा और अपनी आदतों को सुनियोजित बनाएगा। उसने सबसे पहले अपनी सुबह की आदतों को सुधारने का फैसला किया। अब वह उठते ही सबसे पहले एक्सरसाइज करता, फिर कुछ मिनटों तक ध्यान लगाता और अपने दिन की योजना बनाता। उसने यह तय किया कि हर रात सोने से पहले वह अगले दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखेगा, ताकि सुबह उठते ही उसे साफ पता हो कि उसे क्या करना है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। अब वह पहले से ज्यादा फोकस्ड था, उसका तनाव कम हो गया था और वह पहले की तुलना में ज्यादा खुश रहने लगा था। उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई कि कुछ ही महीनों में उसे प्रमोशन मिल गया। यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी आदतों को सुनियोजित बना लिया था। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में लिखते हैं कि बेतरतीब आदतें हमारी जिंदगी में अराजकता लाती हैं, जबकि व्यवस्थित आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। जब हम अपने दिन की पहले से योजना बना लेते हैं, तो हम ज्यादा समझदारी से काम कर पाते हैं और हमारे भीतर एक स्पष्टता आ जाती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी आदतों को सुनियोजित बनाना होगा। आपको तय करना होगा कि कौन से काम वाकई जरूरी हैं और कौन से सिर्फ आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या आप सुबह उठते ही बिना किसी उद्देश्य के सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं? क्या आप दिन भर मल्टीटास्किंग में उलझे रहते हैं, लेकिन अंत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता? अगर हाँ, तो अब समय आ गया है कि आप अपनी आदतों को लेकर गंभीर हो जाएं। सुनियोजित आदतों का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वे हमारी ऊर्जा और समय दोनों को बचाती हैं। जब आप अपने दिन को पहले से सेट कर लेते हैं, तो आपको हर बार यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब आगे क्या करना है।
आपकी आदतें ही आपको सही दिशा में ले जाती हैं। अनुज की तरह आप भी एक छोटा कदम उठा सकते हैं। आज से ही तय करें कि आप हर रात अपने अगले दिन की योजना बनाएंगे। अपने सबसे जरूरी कामों की एक लिस्ट बनाएं और उन्हें प्राथमिकता दें। अपनी सुबह की आदतों को ऐसा बनाएं कि वे आपको दिन भर ऊर्जा और प्रेरणा देती रहें। जब आप अपनी आदतों को सुनियोजित कर लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। ज्यादा संतुलित, ज्यादा सफल और ज्यादा खुशहाल। अध्याय 4, कीस्टोन आदतें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में इतने बड़े बदलाव कैसे ला पाते हैं? कोई अचानक हेल्दी हो जाता है, कोई अमीर बन जाता है, तो कोई अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी जिंदगी एकदम बदल गई हो। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इन सभी बदलावों के पीछे एक चीज कॉमन होती है, कीस्टोन आदतें। कीस्टोन हैबिट्स वे खास आदतें होती हैं जो बाकी कई अच्छी आदतों की शुरुआत बन जाती हैं। एक दिन राहुल नाम का एक युवक अपने मोटापे से परेशान होकर जिम ज्वाइन करता है। शुरू के कुछ हफ्ते उसके लिए बहुत मुश्किल होते हैं। सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, डाइट कंट्रोल करना, ये सब उसकी पुरानी आदतों से बिल्कुल अलग था। लेकिन उसने खुद से एक वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए वह हर दिन कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करेगा। धीरे धीरे उसे अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। न सिर्फ उसका शरीर फिट होने लगा बल्कि उसकी पूरी लाइफस्टाइल बदलने लगी। अब वह हेल्दी खाना खाने लगा, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता और उसकी वर्क परफॉर्मेंस भी बेहतर होने लगी। उसे अपने काम में ज्यादा फोकस और एनर्जी महसूस होने लगी। दिलचस्प बात यह थी कि उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक आदत बदली थी, रोज एक्सरसाइज करना। लेकिन इस एक आदत ने उसकी बाकी जिंदगी पर भी असर डाल दिया। यही है कीस्टोन आदतों की ताकत। चार्ल्स डुहिग कहते हैं कि कीस्टोन आदतें डोमिनोज इफेक्ट की तरह काम करती हैं। जब आप एक सही आदत अपनाते हैं तो वह अपने साथ कई और अच्छी आदतों को खींच लाती है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी नदी का बहाव तय हो जाए, फिर जो भी उसके रास्ते में आता है वह उसी दिशा में बहने लगता है। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं वे न सिर्फ शारीरिक रूप से हेल्दी होते हैं बल्कि उनके फाइनेंस, रिश्ते और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होते हैं। वे कम खर्च करते हैं, ज्यादा अनुशासित होते हैं और तनाव से बेहतर ढंग से निपटते हैं। इसलिए अगर आप भी अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाना चाहते हैं तो शुरुआत किसी एक कीस्टोन आदत से कीजिए। वह आदत बाकी सभी बदलावों की चाबी बन सकती है। राहुल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद उसकी फिजिकल फिटनेस तो बेहतर हो ही चुकी थी, लेकिन उसे अपने आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस में भी जबरदस्त इजाफा महसूस हुआ। अब वह लोगों से खुलकर बात करने लगा, नए मौके ढूंढने लगा और अपने करियर में भी नई ऊंचाइयों को छूने लगा। आप भी सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी एक आदत है जो अगर आप बदल लें तो बाकी सब कुछ भी बदलने लगेगा? क्या यह सुबह जल्दी उठना हो सकता है? क्या यह हेल्दी खाना हो सकता है? क्या यह रोज किताब पढ़ना हो सकता है? जब आप अपनी कीस्टोन आदत को पहचान लेते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। एक बार इसे अपनाने की हिम्मत कीजिए और फिर देखिए कैसे यह आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देती है। चैप्टर 5, सफल कंपनियों की आदतें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां लगातार सफलता क्यों हासिल करती हैं जबकि बाकी संघर्ष करती रह जाती हैं? कैसे कुछ ब्रांड ऐसे बन जाते हैं कि लोग उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं? यह सिर्फ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी वजह होती है, उनकी आदतें। 1990 के दशक में अमेरिकी रिटेल कंपनी अल्बर्टसन्स अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगातार नई स्ट्रेटजी आजमा रही थी, लेकिन किसी भी तरीके से उसे वह सफलता नहीं मिल रही थी जो वह चाहती थी। मैनेजमेंट ने कई बार मार्केटिंग कैंपेन बदले, नई स्कीम्स लॉन्च की, लेकिन ग्राहक बार बार किसी और ब्रांड की तरफ चले जाते थे। तभी कंपनी के सीईओ ने एक अलग अप्रोच अपनाई। उन्होंने कंपनी की आदतों को बदलने पर फोकस किया। उन्होंने सबसे पहले अपने कर्मचारियों की कार्यशैली पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि स्टाफ ग्राहक सेवा पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था और स्टोर्स में ग्राहकों का अनुभव खास नहीं था। उन्होंने एक नई आदत विकसित करने का फैसला किया, हर ग्राहक का गर्मजोशी से स्वागत करना और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देना। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को इस नई आदत का हिस्सा बनाने के लिए ट्रेनिंग दी। धीरे धीरे ग्राहकों को एक नया अनुभव मिलने लगा और वे खुद ब खुद वापस आने लगे। कुछ ही वर्षों में अल्बर्टसन्स अमेरिका की सबसे सफल रिटेल चेन में से एक बन गई। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब
द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि हर सफल कंपनी के पीछे कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो उनके पूरे सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। ये आदतें सिर्फ कर्मचारियों के व्यवहार को नहीं, बल्कि पूरी कंपनी की संस्कृति, कल्चर को बदल देती हैं। 1980 के दशक में एल्यूमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका एल्कोआ को लगातार घाटा हो रहा था। जब नए सीईओ पॉल ओनील ने कंपनी की कमान संभाली, तो सभी को लगा कि वह प्रॉफिट बढ़ाने की कोई नई रणनीति लाएंगे। लेकिन उन्होंने कुछ और किया। उन्होंने कंपनी की सुरक्षा आदतों पर ध्यान दिया। उन्होंने तय किया कि सबसे पहली प्राथमिकता होगी कर्मचारियों की सुरक्षा। उन्होंने एक नियम बना दिया कि किसी भी कर्मचारी को किसी भी चोट के बारे में तुरंत रिपोर्ट करनी होगी और उस समस्या को हल करने के लिए पूरी कंपनी को मिलकर काम करना होगा। शुरुआत में निवेशकों को यह बात अजीब लगी। वे सोच रहे थे कि कंपनी का फोकस प्रॉफिट पर होना चाहिए, न कि सुरक्षा नियमों पर। लेकिन कुछ सालों के अंदर अजीब तरीके से कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। कर्मचारी ज्यादा इन्वॉल्व हो गए और उनका काम करने का तरीका सुधरने लगा। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही वर्षों में एल्कोआ दुनिया की सबसे सफल एल्यूमिनियम कंपनियों में से एक बन गई। ये दोनों उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि बड़ी सफलताएं तब मिलती हैं जब कंपनियां अपनी आदतों को सही दिशा में मोड़ देती हैं। जब एक कंपनी अपने कर्मचारियों की आदतों को सुधारने पर फोकस करती है, तो उसकी पूरी वर्क कल्चर बदलने लगती है। अगर आप खुद एक बिजनेस चला रहे हैं या भविष्य में कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी कंपनी की आदतों पर ध्यान दीजिए। क्या आपकी टीम समय पर काम कर रही है? क्या ग्राहक सेवा को प्राथमिकता दी जा रही है? क्या हर कोई कंपनी के विजन को समझता है? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं और सही आदतें विकसित करते हैं, तो आपकी कंपनी भी उन सफल ब्रांड्स की तरह बन सकती है जिन्हें लोग ना सिर्फ पसंद करते हैं, बल्कि उन पर भरोसा भी करते हैं। चैप्टर 6, हम अपनी आदतें क्यों बदल सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव कैसे ला लेते हैं, जबकि बाकी लोग बार बार कोशिश करके भी असफल हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान शराब या सिगरेट छोड़ने में सफल हो जाता है, तो कोई अपनी बुरी आदतों के जाल में फंसा रहता है? क्या सच में हमारी आदतें बदली जा सकती हैं, या फिर हम उन्हीं के गुलाम बने रहने के लिए मजबूर हैं? सुबह के समय नीरज अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था। उसे याद आया कि 5 साल पहले उसने खुद से एक वादा किया था। वह रोज सुबह जल्दी उठेगा, एक्सरसाइज करेगा और अपनी हेल्थ को बेहतर बनाएगा। लेकिन हकीकत यह थी कि 5 साल बीत चुके थे और वह अब भी देर रात तक जागता, अनहेल्दी खाना खाता और सुबह लेट उठता था। उसने कई बार अपनी आदतें बदलने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार कुछ हफ्तों बाद वह अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाता था। उसे लगने लगा था कि वह कभी नहीं बदल सकता। लेकिन एक दिन जब वह अपने एक दोस्त से मिला, तो उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। उसके दोस्त ने उसे कहा, नीरज, तुम बार बार अपनी आदतें बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन असली समस्या यह है कि तुम यह मान ही नहीं रहे कि तुम बदल सकते हो। बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि आदतें हमारे दिमाग में एक पैटर्न की तरह सेट हो जाती हैं। जब हम कोई चीज बार बार करते हैं, तो वह हमारे ब्रेन के बेसल गैंग्लिया में स्टोर हो जाती है। इसलिए जब हम कोई आदत बदलने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग हमें रोकने लगता है। यह वही एहसास है जब कोई इंसान सिगरेट छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे फिर से तलब लगने लगती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारी आदतें बदली जा सकती हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा विश्वास, बिलीफ। जब तक हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा कि हम बदल सकते हैं, तब तक कोई भी बदलाव स्थायी नहीं होगा। नीरज ने पहली बार इस पर गहराई से सोचा। उसने समझा कि जब तक वह खुद को एक लेट उठने वाला इंसान मानता रहेगा, तब तक वह कभी भी सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं बना पाएगा। उसे अपना आइडेंटिटी शिफ्ट करना होगा, यानी खुद को एक नया इंसान मानना होगा जो सुबह जल्दी उठता है, एक्सरसाइज करता है और अपनी हेल्थ को प्राथमिकता देता है। कुछ दिनों बाद उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने सिर्फ सुबह जल्दी उठने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी पूरी मानसिकता बदल दी। उसने खुद से कहा, मैं एक हेल्दी और डिसिप्लिन इंसान हूं। मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूं। मैं सुबह जल्दी उठता हूं क्योंकि यह मेरी पहचान है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब यह सिर्फ एक आदत नहीं थी, यह उसकी पहचान बन गई थी। और जब कुछ हफ्ते बीते, तो उसे एहसास हुआ कि वह सच में बदल चुका है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि दुनिया में कई लोग अपनी सबसे कठिन आदतों को भी बदल चुके हैं। नशे की लत छोड़ने वाले लोग, करोड़ों कमाने वाले सेल्फ मेड मिलियनियर्स, वर्ल्ड क्लास एथलीट्स।
ये सभी कभी अपनी पुरानी आदतों के गुलाम थे, लेकिन उन्होंने खुद को नया इंसान मानना शुरू किया और यही बदलाव की असली कुंजी है। अगर आप भी अपनी किसी आदत को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम यह है कि आप खुद को नया इंसान मानना शुरू करें। यह मत कहिए मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि कहिए मैं स्मोकर नहीं हूं। यह मत कहिए मैं वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि कहिए मैं एक फिट और हेल्दी इंसान हूं। जब आप अपने बारे में सोचने का तरीका बदलते हैं, तो आपकी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। याद रखिए, हमारी आदतें हमें कंट्रोल नहीं करती, बल्कि हम अपनी आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हमें इस बात पर पूरा विश्वास हो जाता है, तभी असली बदलाव आता है। तो अब आप जान चुके हैं कि हमारी जिंदगी में आदतों की कितनी ताकत होती है। हमारी छोटी छोटी हैबिट्स ही हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं, या हमें वहीं रोक सकती हैं जहां हम सालों से खड़े हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अपनी किसी भी हैबिट को बदल सकते हैं, अगर हम सही तरीके से इसे समझें और उस पर एक्शन लें। द पावर ऑफ हैबिट किताब हमें यही सिखाती है कि हर हैबिट का एक लूप होता है, और अगर हम अपने क्यू और रिवॉर्ड को पहचान कर रूटीन बदल दें, तो हम अपनी आदतों को अपने फायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा। असल बदलाव तब आएगा जब आप इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे। ये मत सोचिए कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा। कंसिस्टेंसी ही असली मैजिक है। अगर आप रोज छोटे छोटे बदलाव लाएंगे, तो कुछ ही महीनों में आपको एक पूरी तरह से नई और बेहतर वर्जन ऑफ योरसेल्फ देखने को मिलेगा। अब वक्त आ गया है कि आप खुद से एक सवाल पूछें, क्या आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करेंगे या उन्हें अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने देंगे? अगर आप अपने फ्यूचर को सच में बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज ही एक नई अच्छी हैबिट की शुरुआत करें। एक छोटी सी जीत ही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे बड़ी बैड हैबिट कौन सी है जिसे आप बदलना चाहते हैं। खुद को बदलने का सबसे सरल तरीका है उन जगहों पर चुप रहना जहां शब्दों से ज्यादा मौन की जरूरत होती है। मौन ही वह कुंजी है जो आत्म अधिकार और शांति का मार्ग खोलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टोइक डायरी पर। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अंशुमान था। वह बहुत ही अधीर और गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर बहस करना और हर बात का उत्तर तुरंत देना उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे उसके इस स्वभाव के कारण लोग उससे कतराने लगे। अंशुमान खुद भी इस बात को महसूस करता था कि उसका स्वभाव उसके जीवन में शांति और खुशियां लाने के बजाय तनाव और अकेलापन बढ़ा रहा है। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे इस स्थिति से कैसे बाहर निकलना चाहिए। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। बुद्ध के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था, उनकी करुणा, उनका ज्ञान और उनके द्वारा दी गई जीवन की शिक्षाएं। यह सुनकर अंशुमान ने सोचा, शायद मुझे मेरे सवालों के जवाब वहां मिल जाएं। वह जल्दी ही प्रवचन स्थल पर पहुंचा। वहां बड़ी भीड़ जमा थी। बुद्ध अपने सरल और स्पष्ट शब्दों में जीवन की गहराइयों को समझा रहे थे। उसी समय बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव लाना चाहते हो, तो 10 जगहों पर चुप रहना सीखो। यह सुनकर अंशुमान को कुछ आशा की किरण दिखी। प्रवचन समाप्त होने के बाद वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुककर बोला, भगवान, आपने कहा कि बदलाव लाने के लिए 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे विस्तार से समझाइए कि ये 10 जगह कौन सी हैं और मैं उन्हें अपने जीवन में कैसे अपना सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह जानने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होगी। अगर तुम इन शिक्षाओं को अपनाने के लिए तैयार हो, तो मेरे साथ चलो। अंशुमान ने सहमति जताई और इस तरह उसकी यात्रा शुरू हुई। पहला स्थान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे। बुद्ध ने अंशुमान को पहले स्थान की शिक्षा दी। अंशुमान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। यदि तुम गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। लेकिन अगर तुम चुप रहकर सोचोगे तो तुम समझ सकोगे कि वह आलोचना सही है या गलत। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे। मैंने चुप रहकर उसकी बात सुनी। जब वह थक गया तो मैंने उससे पूछा, अगर तुम किसी को उपहार दो और वह उसे ना ले, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह बोला, मेरे पास।
मैंने कहा, तुम्हारे ये शब्द भी तुम्हारे पास ही रहेंगे क्योंकि मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। अंशुमान ने इसे अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। शुरुआत में यह कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि आलोचना सुनने के बाद चुप रहने से वह आत्मनिरीक्षण कर पाता है। दूसरा स्थान, जब कोई तुमसे बहस करे। कुछ दिन बाद बुद्ध ने अंशुमान को दूसरे स्थान पर चुप रहने का महत्व समझाया। जब कोई तुमसे बहस करे तो चुप रहो। बहस में सच नहीं बल्कि अहंकार की जीत होती है। यदि तुम चुप रहोगे तो तुम स्थिति को बेहतर समझ सकोगे और सही निर्णय ले सकोगे। बुद्ध ने एक किसान की कहानी सुनाई। दो किसान अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का मानना था कि वह जमीन उनकी है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने जमीन अपने साथ लाई थी जब वे जन्मे थे, या क्या वे इसे अपने साथ ले जाएंगे जब वे मरेंगे, तो वे चुप हो गए। इस शिक्षा ने अंशुमान को सिखाया कि बहस में पड़ने से बेहतर है चुप रहकर समाधान की ओर बढ़ा जाए। तीसरा स्थान, जब कोई गुस्से में हो। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, गुस्सा आग की तरह है। यदि तुम इसमें घी डालोगे तो यह और भड़क जाएगा। इसलिए जब कोई गुस्से में हो तो चुप रहो, उसकी गुस्से की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा ने अपने मंत्री को गुस्से में फांसी की सजा सुनाई। मंत्री ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन राजा को पछतावा हुआ और उसने मंत्री को माफ कर दिया। अगर मंत्री उस समय राजा से बहस करता तो शायद उसकी जान चली जाती। अंशुमान ने इसे भी अपने जीवन में अपनाया। चौथा स्थान, जब तुम दुखी हो। एक दिन अंशुमान को किसी बात पर गहरा दुख हुआ। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा। बुद्ध ने कहा, जब तुम दुखी हो तो चुप रहो। दुख तुम्हारे भीतर के बदलाव का द्वार हो सकता है। चुप्पी में तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। बुद्ध ने यह भी बताया कि दुख तुम्हें मजबूत बनाता है, बशर्ते तुम उसे समझने की कोशिश करो। पांचवां स्थान, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए तो चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। यह तुम्हारी शक्ति और धैर्य को दर्शाता है। उन्होंने एक साधु की कहानी सुनाई। एक बार एक साधु को गांव के लोग परेशान करते थे, लेकिन वह साधु हमेशा शांत रहता था। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे तंग करना छोड़ दिया। उसकी चुप्पी ने उन्हें बदल दिया। छठा स्थान, जब तुम्हें दूसरों की मदद ना करनी हो। बुद्ध ने समझाया, हर जगह मदद करने की जरूरत नहीं होती। जब कोई तुम्हारी राय ना मांगे तो चुप रहना बेहतर है। यह शिक्षा अंशुमान के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। सातवां स्थान, जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो। बुद्ध ने कहा, ज्ञान विनम्रता का आभूषण है। यदि तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे तो वह खोखला हो जाएगा। आठवां स्थान, जब कोई सत्य सुनने को तैयार ना हो। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, सत्य का मूल्य तब तक नहीं होता जब तक उसे स्वीकार करने वाला तैयार ना हो। ऐसे में तुम्हारे शब्द व्यर्थ होंगे और तुम केवल अपना समय और ऊर्जा खो दोगे। फिर उन्होंने विस्तार से बताया, जब तुम किसी को सत्य बताने की कोशिश करोगे लेकिन वह अपने भ्रम या अहंकार में डूबा होगा तो तुम्हारे शब्द उसे असहज कर देंगे। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। सत्य का बीज तभी फलता है जब भूमि तैयार होती है। बुद्ध ने अंशुमान को एक कहानी सुनाई। एक राजा के दरबार में एक साधु आया और कहा, राजन, तुम्हारे निर्णय गलत हैं। राजा को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने साधु को दरबार से बाहर फेंकने का आदेश दिया। साधु ने जाते जाते कहा, सत्य कहने का समय अभी नहीं आया। जब तुम्हारा मन इसे समझने के लिए तैयार होगा तब मैं लौटूंगा। वर्षों बाद राजा ने अपनी गलतियों से सीख ली और साधु को फिर से बुलाया। इस बार राजा ने न केवल साधु की बात सुनी बल्कि उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक भी बनाया। बुद्ध ने अंशुमान को समझाया, सत्य का प्रभाव तभी होता है जब सुनने वाला तैयार हो। नवां स्थान, जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में न हो। बुद्ध ने कहा, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। उन पर क्रोधित या व्याकुल होकर तुम केवल अपनी शांति खोओगे। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। उन्होंने समझाया, चुप रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि धैर्य और संतुलन का प्रतीक है। जब परिस्थिति तुम्हारे वश में न हो तो उसे स्वीकार करो और शांत रहो। यही मानसिक शक्ति का आधार है। बुद्ध ने एक घटना सुनाई। एक बार एक किसान ने उनसे कहा, मेरा खेत सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हो रही, मैं क्या करूं? बुद्ध बोले,
तुम बारिश नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी मेहनत की दिशा बदल सकते हो। चुप रहो और अपने खेत के लिए वैकल्पिक उपाय खोजो। शांति से सोचो, समाधान खुद सामने आ जाएगा। किसान ने यही किया और कुछ ही समय में उसकी समस्या हल हो गई। बुद्ध ने कहा, जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में ना हो, तो चुप रहकर धैर्य और समाधान की दिशा में कार्य करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। 10वां स्थान, जब तुम्हारा दिल भर जाए। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता, प्रेम और शांति से भर जाए, तो फिर उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थिति में चुप्पी स्वयं एक भाषा बन जाती है। यह तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी खुशी होती है। उन्होंने आगे समझाया, कृतज्ञता का सबसे शुद्ध रूप मौन में प्रकट होता है। जब तुम अपने जीवन में आनंदित अनुभव करो, तो उसे किसी बाहरी अभिव्यक्ति की जरूरत नहीं होती। यह चुप्पी तुम्हारी आत्मा की संतुष्टि का प्रतीक होती है। बुद्ध ने एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। एक बार एक शिष्य को आत्मज्ञान का अनुभव हुआ। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने गुरु से कहा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन शब्द पर्याप्त नहीं लगते। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चुप्पी ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है, इसे बनाए रखो। बुद्ध ने कहा, जब दिल भर जाए तो शब्दों की जरूरत नहीं होती। मौन ही सबसे सच्ची अभिव्यक्ति है। ज्ञान का अभ्यास। जब अंशुमान ने चुप रहने के 10 स्थानों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो बुद्ध ने उसे तुरंत अभ्यास में लाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, ज्ञान का मूल्य तभी है जब उसे जीवन में उतारा जाए। अब मैं तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजारूंगा। इन परीक्षाओं से तुम जानोगे कि चुप्पी तुम्हें कितना गहराई से बदल सकती है। अंशुमान ने सहमति दी और बुद्ध के मार्गदर्शन में एक नई यात्रा शुरू की। पहली परीक्षा, आलोचना का सामना। बुद्ध ने अंशुमान को एक गांव भेजा, जहां लोगों को उसकी पुरानी गलत आदतों के बारे में पहले से बता दिया गया था। जैसे ही अंशुमान गांव पहुंचा, लोगों ने उसे ताने मारने शुरू कर दिए। तुम कभी नहीं बदल सकते, तुम हमेशा दूसरों को दोष देते हो। पहले अंशुमान का स्वभाव था तुरंत जवाब देना और खुद को सही साबित करना, लेकिन इस बार उसने बुद्ध की पहली शिक्षा याद की, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। वह शांत खड़ा रहा। धीरे धीरे लोग थक गए। अंशुमान की चुप्पी देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने महसूस किया कि वह सचमुच बदल चुका है। वापस लौटकर अंशुमान ने कहा, भगवान, चुप रहना कठिन था, लेकिन इससे मुझे एक नई ऊर्जा मिली। बुद्ध मुस्कुराए, यही पहला कदम है। अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी परीक्षा, बहस का सामना। बुद्ध ने अंशुमान को एक व्यापारी के पास भेजा जो हमेशा ग्राहकों से बहस करता था। बुद्ध ने कहा, इससे एक सवाल पूछो, जब वह बहस करे तो चुप रहना। अंशुमान गया और पूछा, आपके सामान की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? व्यापारी भड़क उठा, तुम्हें क्या पता मेरी मेहनत का? क्या तुम मेरे काम की कद्र नहीं करते? अंशुमान ने बुद्ध की दूसरी शिक्षा याद की, जब कोई बहस करे तो चुप रहो। वह शांत खड़ा रहा। व्यापारी धीरे धीरे शांत हुआ। उसने खुद महसूस किया, बहस का कोई अर्थ नहीं। तीसरी परीक्षा, गुस्से का सामना। अब बुद्ध ने अंशुमान को एक क्रोधित व्यक्ति के पास भेजा जो अपने गुस्से के लिए कुख्यात था। बुद्ध ने कहा, उससे जाकर मदद मांगो। अंशुमान गया। वह व्यक्ति गुस्से से चिल्लाया, तुम मुझसे मदद मांगने की हिम्मत कैसे करते हो? अंशुमान ने प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप रहने का निर्णय लिया। उस व्यक्ति का गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ। उसने पूछा, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? अंशुमान ने कहा, मैं आपके गुस्से को और नहीं बढ़ाना चाहता था। व्यक्ति ने पहली बार महसूस किया, चुप्पी में एक अलग ही ताकत है। चौथी परीक्षा, दुख का सामना। अब अंशुमान को एक विधवा स्त्री के पास भेजा गया जिसका इकलौता बेटा हाल ही में मृत्यु को प्राप्त हुआ था। वह स्त्री पीड़ा में थी और किसी से बात नहीं करती थी। बुद्ध ने कहा, उसके पास जाओ, लेकिन कुछ मत कहना, बस मौन रहना। अंशुमान गया और बस उसके पास बैठ गया। कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति ने स्त्री को सांत्वना दी। उसने पहली बार किसी से अपनी पीड़ा साझा की। बुद्ध ने कहा, दुख में मौन कई बार शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। पांचवीं परीक्षा, उकसावे का सामना। बुद्ध ने अंशुमान को एक ऐसे समूह के पास भेजा जो उसे जानबूझकर उकसाने के लिए तैयार बैठा था। उन्होंने अंशुमान को अपमानजनक बातें कहीं, लेकिन अंशुमान शांत रहा। उसकी चुप्पी ने उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया।
एक गूढ़ उत्तर अंशुमान ने पूछा। भगवान, चुप रहना कैसे इतना शक्तिशाली हो सकता है? बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा ने एक साधु से पूछा, जीवन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? साधु ने राजा को एक कटोरे में पानी और तेल दिया। राजा ने दोनों को मिलाने की कोशिश की, लेकिन तेल और पानी अलग ही रहे। साधु ने कहा, चुप्पी तेल की तरह है, तुम जितनी भी हलचल लाओ वह अंत में ऊपर आकर शांति से स्थिर हो जाती है। अगर तुम इसे साध लोगे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। अंतिम परीक्षा। जब दिल भर जाए, अंत में बुद्ध ने कहा, अब तुम खुद अपनी एक परीक्षा लो। जब तुम्हारा दिल खुशी और कृतज्ञता से भर जाए, तब भी चुप रहना सीखो। अंशुमान ने जब देखा कि वह सारी परीक्षाओं में सफल रहा है, तो उसका दिल आनंद से भर गया। वह बुद्ध के चरणों में झुका और कहा, भगवान, मैं अब बदल चुका हूं। अब मुझे समझ में आया, चुप्पी ही सच्चा ज्ञान है। इस कहानी की सीख, यह कहानी हमें सिखाती है, चुप रहना केवल बोलने से बचना नहीं, बल्कि यह एक आंतरिक शांति और समझ का प्रतीक है। जब हम बोलने की बजाय सुनना, समझना और महसूस करना सीखते हैं, तो जीवन वास्तव में बदलने लगता है। चुप्पी कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की भाषा है। चुप रहना सीखो, यही सच्चा बदलाव है। गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि अगर आपका मन आपका गुलाम बन जाए तो आप क्या नहीं कर सकते? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, आपके अपने मन से है? सुबह उठने का मन नहीं करता, कुछ नया सीखने का मन नहीं करता, बुरी आदतें छोड़ने का मन नहीं करता, गुस्सा आ जाता है, मन भटक जाता है, काम का मन नहीं करता, और फिर दिन के अंत में पछतावा होता है कि आज भी खुद से हार गया। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में हम उसी गहराई तक उतरेंगे जहां से यह सारा खेल शुरू होता है, आपके मन से। और बात बस समझने की नहीं है, बात है जागने की, सच को देखने की और अपने मन को साधने की। क्योंकि जिसने अपने मन को साध लिया, उसने सारा संसार जीत लिया। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अब जरा सोचिए, अगर आपका मन ही बार बार सोचता है, मैं कमजोर हूं, मुझे नहीं आता, मेरा ध्यान नहीं लगता, तो वह सोच धीरे धीरे आपका सत्य बन जाती है। और यही है मन की सबसे बड़ी चाल। वो आपकी बनाई हुई आदतों, भावनाओं और यादों का गुलाम बन जाता है और आपको गुलाम बना देता है। मन एक बंदर की तरह है जो हर पल उछलता है, कभी भविष्य की चिंता में तो कभी अतीत के पछतावे में। आपके साथ भी होता है ना? आप कुछ करने बैठते हैं और अचानक मन कोई पुरानी बात याद दिला देता है, कोई दुख, कोई गलती, कोई डर, और फिर आप वहीं अटक जाते हैं। कुछ करते ही नहीं, आपका शरीर वहीं बैठा होता है, पर मन कहां होता है कोई नहीं जानता। अब जरा सोचिए, यह वही मन है जो आपको महान बना सकता है, अगर आप इसे समझ लें, इसे दिशा दे दें। क्योंकि मन खुद नहीं जानता कि क्या अच्छा है क्या बुरा। वह तो बस जिस चीज को आप बार बार दोहराते हो उसी को सच मान लेता है। अगर आप हर रोज खुद से कहते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा मन नहीं लगता, मेरी किस्मत खराब है, तो मन वही दोहराएगा, वही परोसता रहेगा और आप उसी में डूबते जाओगे। पर अब वक्त आ गया है कि आप इस मन को पहचानो, इसका व्यवहार समझो, इसकी चालाकी पकड़ो और इसे खुद के अधीन करो। मनोविज्ञान कहता है, हमारे 95% निर्णय हमारे अवचेतन मन से लिए जाते हैं। यानी हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, उसका बड़ा हिस्सा हमें पता भी नहीं चलता, और फिर भी वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यानी अगर आपने अपने मन को सही प्रशिक्षण नहीं दिया, तो वह बिना आपकी मर्जी के आपको वहां ले जाएगा जहां आप कभी नहीं जाना चाहते थे। अब एक बात ध्यान से समझो, अगर आपका मन ही नियंत्रण में नहीं है, तो दुनिया का कोई लक्ष्य, कोई रिश्ता, कोई सफलता आपको संतोष नहीं दे सकती। क्योंकि उस सब को जीने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है, वो है मन की स्थिरता। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है, दिमाग की वायरिंग और फायरिंग। यानी आप जैसे सोचते हो वैसे ही आप बनने लगते हो। हर बार जब आप नकारात्मक सोचते हो, आपका दिमाग उसी सोच की आदत डाल लेता है और यही आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आप वाकई अपने मन के मालिक हैं या फिर आपका मन ही आपको चला रहा है? यही है वह सवाल जो इस वीडियो की शुरुआत है। क्योंकि जब तक आप इस सवाल का जवाब खुद नहीं ढूंढोगे, तब तक कोई बाहरी ज्ञान, कोई मोटिवेशन, कोई तरीका काम नहीं करेगा।
इस वीडियो में हम आपके सामने वो रहस्य खोलने वाले हैं जिसके बाद आप जानोगे कि मन को जीतना क्या होता है और कैसे हर आम इंसान अपने मन की शक्ति को जागृत कर सकता है। और याद रखिए, मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक अभ्यास है, एक यात्रा है, एक युद्ध है जो हर दिन लड़ा जाता है। लेकिन अगर आप इस युद्ध को समझ लें तो जीत पक्की है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां से असली सफर शुरू होगा। इस सफर में हम जानेंगे मन को कंट्रोल करने की 5 सबसे शक्तिशाली विधियां जो न केवल आपके विचारों को बदलेंगी बल्कि आपके जीवन की दिशा ही मोड़ सकती हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि अब जो आएगा वो सिर्फ जानकारी नहीं, जागृति है। पहली विधि, सकारात्मक आत्मवार्ता, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। क्या आपने कभी अपने आप से कहा है, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा गलती करता हूं, यह मेरे बस की बात नहीं है? अगर हां, तो आज इस वीडियो को पूरा देखना आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा बातें करते हैं वह कोई और नहीं, आप खुद हैं। और यही बातचीत आपके भविष्य की दिशा तय करती है। हमारा मन जो सोचता है वही हम बनते हैं। यह बात सिर्फ कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, यह विज्ञान भी कहता है और ब्रह्म ज्ञान भी। मन को कंट्रोल करने की पहली शक्तिशाली विधि है सकारात्मक आत्मवार्ता, यानी अपने आप से सकारात्मक बातें करना। यह कोई मामूली आदत नहीं, यह आपकी आत्मा से सीधा संवाद है। जब हम रोज खुद को नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मैं कमजोर हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे कुछ नहीं आता, तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को सच मानने लगता है। फिर वही बातें हमारी आदत बन जाती हैं, हमारी सोच बन जाती हैं और धीरे धीरे हमारा भविष्य भी वैसा ही बनने लगता है। मनोविज्ञान कहता है हमारा अवचेतन मन हर उस बात को रिकॉर्ड करता है जो हम खुद से बार बार कहते हैं। इसलिए अगर आप खुद से बार बार बोलते हैं मैं हार जाऊंगा, तो आपकी सोच हारने वाली बन जाएगी। और अगर आप खुद से रोज बोले मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मुझे खुद पर विश्वास है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा, सफलता की दिशा में। इस आत्मवार्ता का असर केवल आपके आत्मविश्वास पर ही नहीं पड़ता, बल्कि यह आपके शरीर की ऊर्जा, आपके फैसले और आपकी दृष्टि तक को प्रभावित करता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। उनकी यह बात आज के विज्ञान से भी मेल खाती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारे न्यूरॉन्स को नए रास्ते बनाने पर मजबूर करती है। यानी जब आप बार बार खुद से अच्छा बोलते हैं तो आपका दिमाग नई संभावनाओं के लिए खुलने लगता है। अब सवाल उठता है, यह सकारात्मक आत्मवार्ता करनी कैसे है? सबसे पहले हर सुबह उठते ही अपने आप से एक बात जरूर कहिए, मैं आज पहले से बेहतर हूं और हर दिन आगे बढ़ रहा हूं। ये छोटे छोटे वाक्य आपके दिन की दिशा तय करते हैं। 2, जब भी कोई काम मुश्किल लगे तो खुद से यह मत कहो मुझसे नहीं होगा, बल्कि कहो यह चुनौती है और मैं इसे सीखने का मौका मानता हूं। इस सोच से आपका डर छंटने लगता है। 3, अगर आप किसी गलती को लेकर खुद को कोसते हो तो उसी समय खुद से कहो मैं सीखने वाला हूं, गलती मेरी पहचान नहीं है। यह आत्म स्वीकृति आपके मन को बोझ से मुक्त करती है। दुनिया में कोई भी सफलता तब तक नहीं आती जब तक आप खुद पर विश्वास करना नहीं सीखते, और यह विश्वास तब पैदा होता है जब आप खुद से बात करना शुरू करते हैं सकारात्मक ढंग से। अब यहां एक बात और समझना बेहद जरूरी है। सकारात्मक आत्मवार्ता का मतलब यह नहीं कि आप हर हाल में खुद से झूठ बोलें, बल्कि इसका अर्थ है अपने अंदर की सच्चाई को देखना, समझना और उसे उन्नत दिशा में मोड़ना। अगर आप किसी कमजोरी को पहचानते हैं तो खुद से कहिए, हां, यह मेरी कमी है, लेकिन मैं इसे सुधार सकता हूं। बस यही सोच आपको हर दिन एक नए स्तर पर ले जाएगी। इस आदत को अपनाने के लिए आप एक छोटा सा अभ्यास कर सकते हैं। रोज रात को सोने से पहले अपने आप से 3 सकारात्मक बातें बोलिए, जैसे आज मैंने खुद पर काम किया, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे खुद से प्यार है। ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी बातें आपके अंदर की जंग को जीतने में मदद करती हैं। बुद्ध कहते हैं, खुशी हमारे अपने विचारों पर निर्भर करती है। तो अगर आपके विचार आपके खुद के बारे में नकारात्मक होंगे तो आपके जीवन का हर कोना दुखी लगेगा। लेकिन अगर आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरते हो तो मुश्किलें भी साधारण लगने लगती हैं। मुझे सफल बनना है, यह एक बहुत ही धुंधला लक्ष्य है। लेकिन अगर आप कहते हैं
मुझे अगले 6 महीनों में एक किताब लिखनी है या मुझे 1 साल में एक छोटा बिजनेस शुरू करना है, तो आपका दिमाग उस लक्ष्य को पकड़ पाता है। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, लक्ष्य केवल मस्तिष्क को दिशा ही नहीं देता, बल्कि भावनात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। जब हम एक लक्ष्य बनाते हैं और उसे पाने की कल्पना करते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामिन नामक रसायन रिलीज होता है। यह रसायन हमें खुशी, प्रेरणा और एक सकारात्मक ऊर्जा देता है। यानी लक्ष्य केवल मन को रोकता नहीं, बल्कि उसे चलने की सही प्रेरणा भी देता है। अब एक और सवाल उठता है, क्या एक लक्ष्य ही काफी है? तो इसका उत्तर है नहीं। लक्ष्य का विभाजन होना चाहिए, दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म, मध्यकालिक मिड टर्म और लघुकालिक शॉर्ट टर्म। क्योंकि जब हम एक बहुत दूर का लक्ष्य बनाते हैं और उसके बीच कोई पड़ाव नहीं रखते, तो हमारा मन थक जाता है और कहता है अभी तो बहुत दूर है, फिर कभी शुरू करेंगे। इसलिए छोटे छोटे पड़ाव होना जरूरी है, ताकि मन को हर पड़ाव पर एक संतुष्टि और प्रगति की भावना मिलती रहे। जब आप एक लक्ष्य तय करते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो आपका मन विकर्षणों को खुद ही ठुकराने लगता है। जैसे ही आपका ध्यान भटकता है, दिमाग आपको याद दिलाता है हमारा लक्ष्य अभी अधूरा है, और यहीं से शुरू होता है मन पर नियंत्रण। अब सोचिए, एक मन जिसने खुद को एक दिशा में बांध लिया है, वह कितनी शक्ति उत्पन्न कर सकता है। आपने देखा होगा, जब आप किसी जरूरी काम में पूरे मन से लगे होते हैं, तो आपको भूख, प्यास, थकावट कुछ भी महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि लक्ष्य ने आपके मन को पूर्ण रूप से फोकस्ड कर दिया है। यही शक्ति अगर हर दिन की आदत बन जाए, तो आपका जीवन वह रूप ले सकता है जिसकी कल्पना आपने कभी सिर्फ सपनों में की थी। आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, डिस्ट्रैक्शन। और इन सब का इलाज है लक्ष्य। लक्ष्य तय कर लीजिए और फिर देखिए आपका मन कैसे स्वतः अनुशासित होने लगता है। वो हर चीज जो आपका समय बर्बाद कर रही है, वह बेकार लगने लगेगी। मन बार बार आपको खींचकर आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह मन की दिशा बदलने की तकनीक है। अब जरा यह विचार कीजिए, अगर एक छोटा सा चुंबक लोहे की सुई को खींच सकता है, तो एक स्पष्ट और सशक्त लक्ष्य आपके मन को कितना खींच सकता है। मन जो अभी तक इधर उधर भागता फिर रहा था, वह धीरे धीरे उस चुंबक यानी लक्ष्य की ओर आकर्षित होने लगेगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन अत्यंत चंचल है, लेकिन यदि उसे साध लिया जाए तो वह आपके सबसे बड़े शत्रु को भी मित्र बना सकता है। इस साधना का पहला चरण था आत्मवार्ता और दूसरा लक्ष्य निर्धारण। ये दोनों विधियां मिलकर आपके मन को भीतर से पुनः प्रशिक्षित करती हैं। यह उसे एक नए रास्ते पर चलना सिखाती हैं, जहां दिशा है, उत्साह है और स्पष्टता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मन आपकी बात माने, तो सबसे पहले आप उसे बताइए कि कहां जाना है। फिर देखिए कैसे वह रास्ता खुद बनाने लगता है। और यहीं से शुरू होती है वास्तविक आत्मशक्ति की यात्रा। तीसरी विधि, अनुशासन का अभ्यास। साधना की तीसरी विधि है अनुशासन। यह वह चरण है जहां व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों को एक रेखा में लाता है। आत्मवार्ता ने उसे भीतर झांकना सिखाया, लक्ष्य निर्धारण ने उसे दिशा दी, और अब अनुशासन ही वह सेतु है जो उसे वहां तक पहुंचाता है जहां वह वास्तव में जाना चाहता है। अनुशासन एक ऐसा दीपक है जो तुम्हारे हर क्षण को प्रकाशित करता है। यह कोई बाहरी बंधन नहीं, बल्कि एक भीतरी अनुबंध है, स्वयं के साथ, अपने आत्म स्वरूप के साथ। जब व्यक्ति अपने ही बनाए हुए नियमों का पालन करता है, तब वह संसार से नहीं, अपने भीतर की कमजोरी से जीतता है। और यही असली विजय होती है। प्रत्येक सुबह जब तुम जागते हो, तो तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं। पहला जो तुम्हारे मन को भाता है, और दूसरा जो तुम्हारे आत्मा को ऊंचा उठाता है। अनुशासन वही कला है जो तुम्हें दूसरा रास्ता चुनने की शक्ति देती है। जब तुम्हारा मन कहता है रहने दो, कल कर लेंगे, तभी आत्मा धीरे से फुसफुसाती है, नहीं, अभी करना ही होगा। इसी क्षण में साधक की परीक्षा होती है, और जो इस क्षण में अपने मन को पराजित कर देता है, वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। अनुशासन का अभ्यास धीरे धीरे होता है। यह कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह एक लंबी यात्रा है। इसमें तुम गिरोगे, लड़खड़ाओगे, थकोगे, लेकिन हर बार उठकर फिर से चल पड़ोगे। यही अनुशासन है, हार मानने से इनकार करना और आत्मा की पुकार को हर हाल में सुनना। साधना तब सिद्ध होती है जब साधक हर दिन,
हर पल बिना किसी वाहवाही के अपने पथ पर चलता है। अनुशासन केवल शरीर का नहीं, विचारों का भी होता है। यह तय करना कि कौन से विचारों को भीतर आने देना है और किन्हें द्वार से लौटा देना है। जब तुम अपने विचारों को अनुशासित करना सीख जाते हो, तब बाहर की दुनिया तुम्हें डरा नहीं सकती। तुम्हारे भीतर की स्थिरता बाहर की हलचलों से बड़ी हो जाती है। तब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, उत्तर देते हो। तब तुम शोर में भी शांत रह सकते हो। साधना का यह चरण तुम्हारे समय के साथ भी गहरा संबंध बनाता है। अनुशासित व्यक्ति जानता है कि समय ही उसका सबसे बड़ा सहयोगी है। वह समय को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसे सजाता है, ध्यान से, सेवा से, साधना से। वह जानता है कि हर क्षण एक बीज है जो भविष्य के वृक्ष में बदल सकता है। इसलिए वह हर क्षण को आदर देता है, जैसे कोई संत अपने मंत्र को देता है। इस साधना में तुम्हें अपने दिन की रूपरेखा बनानी होगी। यह तय करना होगा कि तुम कब जागोगे, क्या करोगे, किसके साथ समय बिताओगे और किससे दूरी बनाओगे। यह आत्म अनुशासन का आधार है। जब तुम अपने ही बनाए नियमों को निभाते हो, तो भीतर एक शांति जन्म लेती है, और यह शांति धीरे धीरे तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को आलोकित कर देती है। पर इस राह में विकर्षण भी आएंगे। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें बाहर की चमक दमक की ओर खींचेगा। वह तुम्हें आसान रास्तों की ओर ले जाना चाहेगा, पर तुम्हें याद रखना होगा कि आसान रास्तों पर चलकर कोई महान नहीं बनता। वह रास्ता चुनो जो कठिन हो, पर आत्मा को ऊंचा उठाए। अनुशासन उसी मार्ग पर चलने का संकल्प है, चाहे रास्ता कांटों से भरा हो। और जब थक जाओ, जब लगने लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तब बस थोड़ा रुक जाना, गहरी सांस लेना, अपने भीतर उस पहले संकल्प को याद करना जिससे यह साधना शुरू हुई थी, फिर उसी ऊर्जा से फिर उठ जाना। अनुशासन कोई क्रूर नियम नहीं, वह तो आत्मा का सच्चा प्रेम है जो तुम्हें हर बार तुम्हारे श्रेष्ठ रूप की ओर खींचता है। यह विधि कहती है कि स्वयं से भागो मत, अपने आलस्य से लड़ो, अपने संदेहों को देखो और हर दिन खुद से एक वादा करो कि आज मैं अपने आत्मस्वरूप के थोड़ा और करीब जाऊंगा। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें एक नया स्वरूप देता है। तुम्हारा चेहरा शांत हो जाता है, वाणी में स्थिरता आ जाती है और चाल में आत्मविश्वास उतर आता है। जब तुम अनुशासित हो जाते हो, तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है। तब परिस्थितियां तुम्हें घसीटती नहीं, बल्कि तुम उन्हें दिशा देते हो। तब समय तुम्हें नहीं खींचता, बल्कि तुम समय को गति देते हो। तब हर दिन साधना का एक नया द्वार बन जाता है। इस तीसरे चरण का मर्म यही है, अपने भीतर वह संकल्प शक्ति जागृत करना जो हर असुविधा, हर थकावट और हर मोह को पार कर सके। यह विधि एक जीवन शैली है, एक तपस्या है, और जब यह पूरी तरह तुम्हारे जीवन में उतर जाती है, तो तुम्हारा हर कार्य, हर शब्द और हर मौन साधना बन जाता है। अब जब तुमने आत्मवार्ता की रोशनी में अपने भीतर झांका है, जब लक्ष्य निर्धारण से तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो चुका है, तो अब समय है उस मार्ग पर डटे रहने का। क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी लक्ष्य सिर्फ कल्पना बनकर रह जाता है, और अनुशासन ही वह अग्नि है जो कल्पना को कर्म में और कर्म को सिद्ध में बदलती है। चौथी विधि, तप। इंद्रियों पर विजय साधना का यह चरण भीतर छिपे उस युद्ध की ओर ले जाता है जिसे बहुत कम लोग वास्तव में जीत पाते हैं। इंद्रियों पर विजय, यह वह तप है जिसमें व्यक्ति स्वयं को स्वयं से ही जीतने का संकल्प लेता है। यह कोई बाहर की लड़ाई नहीं, यह भीतर के आकर्षणों, वासनाओं, इच्छाओं और तृष्णाओं से जूझने का अभ्यास है। मनुष्य का शरीर 5 इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। आंखें देखना चाहती हैं, जीभ स्वाद को खोजती है, कान मीठे शब्दों का लालच रखते हैं, त्वचा को आराम चाहिए और नाक सुगंध में लिप्त होना चाहती है। ये इंद्रियां ही वह द्वार हैं जिनसे संसार हमारे भीतर प्रवेश करता है। और इन द्वारों पर यदि कोई प्रहरी नहीं हो, तो भीतर का सम्राट भी एक सेवक बन जाता है। इसीलिए तप आवश्यक है। तप का अर्थ केवल उपवास या कष्ट झेलना नहीं है। सच्चे अर्थों में तप वह चेतना है जो इन इंद्रियों को नियंत्रित करती है, बिना रिप्रेस किए, बिना भागे। यह एक सजग जीवन का अभ्यास है जिसमें हर अनुभव को देखकर भी, हर आकर्षण को जानकर भी हम उसके दास नहीं बनते। हम केवल देखते हैं, समझते हैं और वहीं रुक जाते हैं। यही इंद्रियों पर विजय है। जब व्यक्ति तप करता है, तो वह केवल अपने शरीर को अनुशासित नहीं करता, बल्कि अपने मन को प्रशिक्षित करता है। और यह प्रशिक्षण सरल नहीं होता। मन बार बार कहेगा, थोड़ा और देख लो, थोड़ा सा स्वाद चख लो, इसमें क्या बुराई है। और यहीं पर साधक को अपने भीतर की अग्नि को जलाना होता है, वह अग्नि जो उसे तृप्ति के झूठे सुख से दूर रखे
और आत्मा की वास्तविक शांति की ओर ले जाए। तप का प्रारंभ एक छोटे से निर्णय से होता है कि मैं अपनी किसी एक इंद्रिय को आज साधूंगा। शायद आज मैं अनावश्यक बातों से दूर रहूंगा, या आज मैं अपनी दृष्टि को संयमित करूंगा। और जैसे जैसे यह अभ्यास गहराता है, व्यक्ति की उपस्थिति बदलने लगती है। वह शांति से भरने लगता है, उसका चेहरा तप से दमकने लगता है, उसकी आंखें स्थिर हो जाती हैं, उसकी वाणी में मधुरता और सच्चाई उतर आती है। इंद्रियों की विजय कोई एक बार की नहीं होती, ये एक जीवन भर की साधना है, क्योंकि संसार हर दिन नए रूप में तुम्हारे सामने आता है और हर बार कुछ नया लुभावना लेकर। पर जब तुम बार बार संयम का अभ्यास करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शक्ति उत्पन्न होती है जो किसी भी उत्तेजना के सामने स्थिर रह सकती है। यह शक्ति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उठती है। एक आंतरिक साहस, एक मौन आत्मविश्वास जो कहता है, मैं किसी भी वस्तु का उपभोग तभी करूंगा जब वह मेरे जीवन को ऊंचा उठाए, न कि केवल पल भर की तृप्ति दे। यही तप का सार है, विवेक के साथ भोग करना, बिना उसके दास बने। यह तप तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता वह नहीं जहां तुम्हें सब कुछ करने की आजादी हो। सच्ची स्वतंत्रता वह है जहां तुम्हें कुछ भी ना करने की क्षमता हो, जहां तुम चाहो तो देखो पर देखना आवश्यक ना हो, चाहो तो बोलो पर मौन में रह सको। यह स्वतंत्रता तुम्हें केवल तब से मिलती है। इस साधना में तुम्हें हर दिन एक परीक्षा से गुजरना होगा, और इन परीक्षाओं में कोई शिक्षक नहीं होगा, कोई तालियां नहीं बजेंगी, कोई पुरस्कार नहीं मिलेंगे। यहां केवल तुम्हारा आत्मा तुम्हारा साक्षी होगा, और यही उसे विशेष बनाता है। यह तप दिखाने के लिए नहीं, जागने के लिए होता है। जब कोई साधक इस मार्ग पर कुछ दूर भी चल लेता है, तो उसकी जीवन शैली बदलने लगती है। उसे अधिक की आवश्यकता नहीं रहती, वह कम में भी पूर्ण अनुभव करता है। स्वाद, दृश्य, स्पर्श सब कुछ सीमित हो जाता है, पर भीतर एक असीम शांति फैल जाती है। यह अजीब विरोधाभास है, बाहर से सीमित होना और भीतर से असीमित हो जाना। यही तप की महिमा है। इंद्रियों पर विजय पाना केवल साधक को संत नहीं बनाता, बल्कि उसे जीवन का स्वामी बना देता है। क्योंकि जिसने अपने भीतर की इच्छाओं को देख लिया है, उसने संसार के हर बंधन को समझ लिया है। और जो इसे समझ लेता है, वह कभी किसी चीज का गुलाम नहीं बनता, न प्रसिद्धि का, न स्तुति का, न भोग का, न भय का। इस विधि में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य, क्योंकि यह अभ्यास धीरे धीरे फल देता है। कभी कभी लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, कि मन वैसा ही है, इंद्रियां वैसी ही हैं, पर यही वह क्षण है जब तप की जड़ें भीतर जम रही होती हैं। और जब वे गहराई से जम जाएंगी, तो तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि अब तुम वह नहीं रहे जो पहले थे। तप से जीवन में तेज आता है, वह तेज जो केवल आत्म संयम से उत्पन्न होता है। यह तेज किसी दिखावे से नहीं आता, यह भीतर की आग से आता है। वह आग जो इच्छाओं को जला देती है और आत्मा को प्रकाशित कर देती है। यही वह अग्नि है जो हर साधक के पथ को रोशन करती है। तो यदि तुमने आत्मवार्ता से स्वयं को जाना है, लक्ष्य निर्धारण से दिशा पाई है और अनुशासन से उस मार्ग पर चलना सीखा है, तो अब समय है तप के माध्यम से अपनी गति को शक्ति में बदलने का। क्योंकि जब इंद्रियां मौन हो जाती हैं, तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है, तब जीवन सचमुच दिव्य बन जाता है। पांचवी विधि, ध्यान, मन का स्थिर अभ्यास। साधना की यात्रा में अब हम एक ऐसे पड़ाव पर आ पहुंचे हैं जहां बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा आरंभ होती है। यह वह विधि है जहां शब्द शांत हो जाते हैं, विचार धीमे पड़ जाते हैं और चेतना गहराई में उतरने लगती है। यह ध्यान की भूमि है जहां साधक अपने भीतर के ब्रह्मांड से पहली बार सीधा संवाद करता है। ध्यान केवल बैठने का नाम नहीं है, यह केवल आंखें बंद करने या किसी मुद्रा में टिके रहने का अभ्यास नहीं है। ध्यान एक स्थिति है, मन की वह अवस्था जहां विचारों की आवाज धीमी हो जाती है और आत्मा की फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। यह उस क्षण की खोज है जहां समय थम जाता है और जीवन स्वयं को दिखाने लगता है। ध्यान में प्रवेश करना सरल है, लेकिन टिकना कठिन, क्योंकि मन को स्थिर करना किसी झील को बिना लहर के शांत देखने जैसा है। जैसे ही तुम आंखें बंद करते हो, विचारों का झुंड दौड़ पड़ता है। कल का कोई दृश्य, भविष्य की कोई चिंता, कोई पुराना क्षण या कोई कल्पना। यही मन का स्वभाव है, वह हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, और ध्यान का कार्य है उस सोचने के स्वभाव को देखना, न कि उससे लड़ना। ध्यान में पहला कदम होता है साक्षी बन जाना। जैसे तुम किसी नदी के किनारे बैठकर
उसकी धारा को बहते हुए देखते हो, वैसे ही अपने विचारों को देखो। उन्हें रोको मत, केवल देखो। मन कहेगा ये व्यर्थ है, कुछ नहीं हो रहा, समय बर्बाद हो रहा है, और यहीं पर तुम्हें मुस्कुराना होगा, क्योंकि यही मन की चाल है। वह तुम्हें कभी एक जगह टिकने नहीं देगा। पर ध्यान वह जगह है जहां तुम टिकते हो, रुकते हो, थमते हो और भीतर उतरते हो। धीरे धीरे जब तुम अभ्यास करते हो तो मन शांति से बैठने लगता है। पहले 5 मिनट, फिर 10, फिर 15, और फिर एक समय आता है जब तुम विचारों को पकड़ना बंद कर देते हो। वे आते हैं, जाते हैं, पर तुम उनसे जुड़ते नहीं। तुम मात्र देखने वाले बन जाते हो। और यही वह बिंदु है जहां ध्यान अपने वास्तविक रूप में प्रकट होता है। ध्यान कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना है, यह एक भाव है जिसमें रहना है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने भीतर के उस केंद्र से जुड़ते हो जो हमेशा स्थिर है, जो कभी बदलता नहीं, जो साक्षी है तुम्हारे हर अनुभव का। यह केंद्र ही तुम्हारी आत्मा है, और ध्यान वही पुल है जो तुम्हें उस आत्मा से जोड़ता है। ध्यान में कोई उपलब्धि नहीं होती, न सिद्ध, न शक्ति, न चमत्कार। पर ध्यान में जो मिलता है वह सब कुछ है। एक मौन आत्मविश्वास, एक अटल स्थिरता, एक ऐसी उपस्थिति जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं।